दोस्तों एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 के हमारी अर्थव्यवस्था के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि इस विषय से केवल 20 मार्क्स के आसपास आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि बूंद बूंद तालाब भरता है। क्या? बूंद बूंद तालाब भरता है। रिजल्ट के समय एक एक मार्क्स मायने रखता है। एक मार्क्स से किसी का फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है तो कोई टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाता है। एग्जामिनेशन का यह प्रयास है कि आप फर्स्ट डिवीजन तो करें ही, साथ ही साथ आप टॉपर लिस्ट से बाहर भी ना हो। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था का अर्थ समझते हैं। यहाँ पे अर्थव्यवस्था का अर्थ का मतलब अर्थ नहीं होता है। यहाँ अर्थव्यवस्था में जो अर्थ शब्द दिख रहा है इसका मतलब मनी होता है, और जो व्यवस्था है इसका मतलब मैनेजमेंट होता है। मतलब अगर हम इसका मीनिंग समझे तो रुपया का व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। रुपया का व्यवस्था करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का एक दूसरा मीनिंग भी निकलता है कि रुपया का रास्ता दो हो सकते हैं, एक तो आने का रास्ता और दूसरा जाने का रास्ता। जो आने के रास्ते होते हैं उसे हम आय के रूप में जानते हैं, तथा जो जाने के रास्ते होते हैं उनको हम व्यय के रूप में जानते हैं। अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना या ढांचा होती है। क्या? एक ऐसी संरचना या ढांचा होती है जिसके द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाएं को संपादित की जाती है। अब आप ये पूछेंगे कि ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती है जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। जैसे हम जहां भी रहते हैं वहां आप नजर दौड़ाइए, आप पाइएगा कि सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। आय के रूप में आय प्राप्ति के लिए वे किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक किसान कृषि कार्य को करता है, एक मजदूर अपना मजदूरी करके जीवन यापन करता है, एक मैनेजर बैंक में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है। मतलब ये निकलता है कि सारे व्यक्ति किसी न किसी काम में जुड़कर उनसे कुछ रुपया कमाते हैं तथा अपने जीवन यापन को करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं का मतलब यह निकला कि वैसी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति हो उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग दी है। जैसे ब्राउन ने अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इससे परिभाषित किए हैं। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। क्या? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन क्रियाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे आर्थिक क्रियाएं या फिर उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक गाड़ी खरीदना है तो आप किसी न किसी काम को करेंगे, उस काम को करके आप कुछ पैसे अर्जित करेंगे, और पैसे जब अर्जित हो जाएंगे तो उससे अपनी आवश्यकता यानी आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप उससे गाड़ी खरीदेंगे। यही अर्थव्यवस्था होती है कि हम रुपया का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किस प्रकार हम रुपया अर्जित करेंगे तथा किस प्रकार हम उस आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है। चूंकि हम भारत देश में रहते हैं तो सबसे पहले हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। अब तो हम यहाँ तक समझे कि अर्थव्यवस्था एक्चुअली होता क्या है। अब समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है। चूंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया, ठीक, चूंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया, इसके पूर्व हमारा देश 200 से 250 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन रहा। अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया और इसे खूब शोषण किया, भरपूर शोषण किया। चूंकि जो इंडिया था अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। उपनिवेश वो होता है जब एक कमजोर देश किसी मजबूत देश के अधीन रहता है तो उस कमजोर देश को उपनिवेश बोलते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी में हमारा भारत देश की स्थिति कुछ खास नहीं थी, यह ब्रिटिश के अधीन थी, यानी ब्रिटिश का इंडिया एक उपनिवेश था।
कमजोर देश उपनिवेश कहलाता है। एक प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। 16वीं शताब्दी के पूर्व, यानी जब अंग्रेज हमारे भारत में नहीं आए थे, उसके पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी, यहाँ तक कि यहाँ औद्योगिकरण नाम की कोई चीज नहीं थी। सारे की सारी क्रियाएं हमारे कृषि से संबंधित थी। फिर भी यह उस समय हमारे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही मजबूत थी। आज जो स्थिति अमेरिका की है, ठीक वही स्थिति हमारे उस समय की भारत की थी। इस भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज आए और इस सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया, खूब लूटा और सारे सोने को ले गए, छोड़ दिए चिड़िया को। अब इस चिड़िया का हम क्या करें? मतलब 200 या 250 वर्ष जो अपने अधीन रखे हम लोगों को, हमें वो अपने नीति के अंतर्गत हमें रखे, तो हमारे आर्थिक व्यवस्था को बंद न करके हमारी आर्थिक व्यवस्था को क्या किए कि धीमा कर दिए। जो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे थे, जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उस गति में उन्होंने क्या किया कि शोषण किया और उस गति को मंद कर दिया। ये रही हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की इतिहास। अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब इसके विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में विभाजन से है। क्या? विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में विभाजन से है। मतलब जितनी भी हमारे समाज के अंतर्गत या फिर देश के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है अथवा की जाती है, उसको मुख्य रूप से 3 पार्ट में अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम पार्ट आता है जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जो दूसरा क्षेत्र आता है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। तथा तीसरे क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ। मत्स्य यानी मत्स्य मछली होता है, मत्स्य पालन, या फिर जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना। क्या? जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना। जंगल से किसी भी प्रकार की अगर हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं और उसे बेचकर हम किसी प्रकार की अगर आय की प्राप्ति करते हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती है उसको हम कैटेगराइज करें तो इसके अंतर्गत उद्योग आते हैं, जन उपयोगी सेवाएं आती है, जन उपयोगी सेवाएं के अंतर्गत बिजली एवं गैस की प्राप्ति होता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्रियाएं आती है वो बैंकिंग, परिवहन,
बीमा, व्यापार, आदि। आपसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको ऑप्शन में रहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र अथवा तृतीयक क्षेत्र या इनमें से सभी। तो जो बैंकिंग है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो या तो सेवा क्षेत्र ऑप्शन में मिलेंगे आपको या फिर तृतीयक क्षेत्र मिलेंगे। तो ये बैंकिंग आपको सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके प्रश्न में ये दिखाई दे कि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि बिजली अथवा गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बिजली अथवा गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये द्वितीयक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने अर्थव्यवस्था की संरचना को देखा कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम पार्ट प्राथमिक क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र, द्वितीय जो पार्ट है वो द्वितीय क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र, जो तीसरा पार्ट है उसको तृतीय क्षेत्र बोले या सेवा क्षेत्र बोले। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि क्रियाओं को हम लेते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, और जो भी छोटे बड़े उद्योग होते हैं औद्योगिक क्षेत्र को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें लघु उद्योग भी आ सकते हैं, कुटीर उद्योग भी आ सकते हैं, और बृहत स्तर के जो उद्योग होते हैं वो भी आ जाते हैं। बिजली और गैस को प्राप्त करना, ठीक उसी प्रकार हम लास्ट और अंतिम चरण में आते हैं, तो ये हमारा तृतीय क्षेत्र हुआ। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो क्रियाएं आती है बैंकिंग हुआ, परिवहन हुआ, बीमा हुआ, व्यापार हुआ आदि, ये सारी की सारी क्रियाएं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्योंकि जो ये तृतीय क्षेत्र होता है ये क्या करता है कि तृतीय क्षेत्र इस द्वितीय क्षेत्र और इस प्राथमिक क्षेत्र को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था की जो आधारिक संरचना, जो आर्थिक संरचना थी, इसका राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जैसे कोई भी इंसान अगर किसी न किसी अगर आर्थिक क्रिया को संपादित करता है तो कुछ रुपया अर्जित करता है। मान लीजिए 6,000 आप प्रति माह कमाते हैं, तो 1 साल का आपका कितना हो गया, 72,000 हो गया। तो 72,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि राजकीय आय क्या हुआ, तो एक राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी आयों का औसत राजकीय आय कहलाता है। अब हम अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं, तो अब समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो एक देश के अंतर्गत जितने भी लोग होते हैं उनके सारे आयों का औसत उनके सारे आय को मिला दे और जितनी जनसंख्या है उनसे डिवाइड कर दे, तो क्या निकलता है, हमारा राष्ट्रीय आय निकलता है। तो आखिर राष्ट्रीय आय में इन आर्थिक क्षेत्रों का क्या योगदान है। अगर आप किसी न किसी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जुड़े हुए हैं तो अर्थव्यवस्था संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। क्या, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। आप किसी भी प्रकार को काम कर रहे हैं तो इन 3 क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। तो अब समझते हैं कि आखिर इनका राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। तो हम देखते हैं कि 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान था। कितना था, 63.6। वहीं 1947 में 58.7 हो जाता है। यानी क्या हुआ, कम हो रहा है यहाँ पर। फिर अगर हम और नीचे आते हैं 2007 में आते हैं तो ये 58.7 से घटकर कितना हो गया, 22% हो गया, 22% हो गया। और 2021 में आते हैं तो 22 से घटकर ये हो गया 20.19। यानी हमारे राष्ट्रीय आय में दिन प्रतिदिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होते जा रहे हैं। क्या, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होते जा रहे हैं। अब हम समझते हैं ठीक उसी प्रकार 1901 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 12.70 था। 1947 में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 40.30% था। 2007 में
द्वितीय क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 22.00 हो गया। फिर 2021 में 22 से बढ़कर 25.92 हो गया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये प्रत्येक अवधि में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार सेवा क्षेत्र को देखें तो 1901 में 22%, फिर 1947 में, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? 22% था। कितना था? 22% था सेवा क्षेत्र का योगदान। 2007 में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये हो जाता है 56.00%। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान 2007 में सारे क्षेत्र को पार करते हुए 56.00% हो जाती है। और 2021 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, फिर भी 54% है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें 2021 में हाल फिलहाल के देखें तो सारे क्षेत्र में अगर हम सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, किसी का योगदान देखते हैं तो वो है हमारा सेवा क्षेत्र का, जो कि आज भी 54% है। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। आखिर विश्व में अर्थव्यवस्था की कितनी प्रकार होती है? तो अर्थव्यवस्था की 3 प्रकार होती है। एक तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो होता है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो दूसरा होता है वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जो तीसरा होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप समझते हैं इनके प्रकार का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, यानी प्राइवेट व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसमें सरकार बहुत ही कम रूप से हस्तक्षेप करती है। जितने भी उस कंट्री में जितने भी फैक्ट्री होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है, उन सारे पर अधिकार केवल और केवल पूंजीपतियों का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। वहां सरकारी कुछ नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल होंगे, प्राइवेट जेट होंगे, प्राइवेट रेलवेज होंगे, इस प्रकार सारा चीज प्राइवेट होता है। वहां गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है। बस उनका आंशिक रूप से थोड़ा सा हस्तक्षेप होता है, बाकी सारा का सारा जो अधिकार होता है इन पूंजीपतियों वर्ग का होता है। दूसरा जो प्रकार आता है अर्थव्यवस्था का प्रकार, ये होता है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण और अधिकार सरकार के हाथों में रहती है और इनका उपयोग जनहित में किया जाता है, जनता के भलाई के लिए किया जाता है। और तीसरा अर्थव्यवस्था आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप, नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या क्या चीज का मिश्रण होता है? इसमें पूंजीवादी का भी मिश्रण होता है और समाजवादी का भी मिश्रण होता है, तब बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों वर्ग तथा सरकार दोनों के हाथों में नियंत्रण हो तथा उनका कार्य किया जाता है, तो वे कहलाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ कंट्री के नेम दिए गए रहते हैं, कुछ देश का नाम दिया गया रहता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस कंट्री में पाया जाता है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आप समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था किस किस कंट्री में पाया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का बेहतरीन एग्जाम्पल चीन, क्यूबा आदि कंट्री आते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था किस कंट्री में पाया जाता है? तो सबसे अच्छा उदाहरण अपना प्यारा सा भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल भी देखने को मिलेंगे और सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ दोनों की आज़ादी होता है। यहाँ तक कि अब रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ प्राइवेट के हाथों में तो कुछ सरकार के हाथों में, यानी दोनों का मिक्सअप है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को दोनों को थोड़ा थोड़ा मिला दिया जाता है तो बनता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम समझते हैं अर्थव्यवस्था का विकास किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे पहले जो आता है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। जो दूसरा तत्व सामने आता है वो है मौद्रिक विकास। अर्थव्यवस्था के जो संपूर्ण विकास इन्हीं दो तत्वों पर निर्भर करता है। अगर इन दो तत्वों का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है। अब हम समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत दीर्घकाल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि 2011 में भारत की राष्ट्रीय आय 5000 करोड़ है। क्या 5000 करोड़ है? और वहीं 2021 में यानी 2021 में 5000 करोड़ से बढ़कर 8000 करोड़ हो जाती है। तो ये जो 5000 से 8000 करोड़ हुई, यानी 3000 करोड़ की जो वृद्धि हुई राष्ट्रीय आय में, ये हमारे आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि मौद्रिक विकास क्या होता है। तो मौद्रिक विकास यानी मुद्रा किन किन रूपों में, मुद्रा का विकास किन किन रूपों में हो रहा है। जैसे कि पहले मुद्रा का कौन सा रूप था? पहले बार्टर एक्सचेंज था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक ऐसा प्रणाली जिसमें हम एक वस्तुओं को देकर दूसरे वस्तुओं को क्या करते थे? प्राप्त करते थे। उसके बाद पशुओं के खाल को मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया, फिर सोने आए, फिर चांदी आए, उसके बाद मुहर भी कुछ दिनों तक यूज हुआ। उसके बाद आए हमारे कागजी मुद्रा, जिसको हम पत्र मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, और आज तो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। तो जो इस प्रकार जो मुद्रा में दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, ये आता है मौद्रिक विकास के अंतर्गत। आर्थिक विकास। अब हम समझते हैं कि भारत में आर्थिक विकास का जिम्मेवारी किसे है और भारत की अर्थव्यवस्था है आर्थिक विकास के अंतर्गत किस प्रकार की क्रिया को करती है। तो आर्थिक विकास की जिम्मेवारी भारत में आर्थिक नियोजन की है। क्या आर्थिक नियोजन की है? आर्थिक नियोजन की है। आर्थिक नियोजन यानी अर्थव्यवस्था को, एक देश की अर्थव्यवस्था आगामी वर्षों में उसको क्या लक्ष्य रखा जाए, उसकी जरूरत के मुताबिक क्या लक्ष्य रखा जाए, ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार उस राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। नियोजन की जो जिम्मेवारी है योजना आयोग के हाथों में है। किसके हाथों में है? तो योजना आयोग के हाथों में है। योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग क्या करता है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या योजना आयोग क्या करता है? पंचवर्षीय योजना बनाता है। पंचवर्षीय योजना बनाता है। पंचवर्षीय योजना वैसी योजना होती है जो कि आगामी 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है कि देश की आर्थिक विकास 5 वर्षों में कितना रखा जाए।
या कितना किया जा सकता है, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है देश के समक्ष कि हमारा देश आने वाले 5 वर्षों में कितना लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेगा, या फिर क्या लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था वो हुआ था 1951 टू 1956 में। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1951 से 1956 तक, ठीक है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1956 से 1961 तक। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 2002 से 2007 तक। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था वो 2007 से 2012 तक। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना तो लागू हुआ, 12 से उसका लक्ष्य रखा गया था 12 से 17 तक। लेकिन बीच में बीजेपी की सरकार आती है और अब पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना को आज के डेट में इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। क्या? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। अब जो भी आगामी जो योजना बनती है, जो देश के समक्ष जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, इसी नीति आयोग के तहत किए जाते हैं। आज के डेट में अब पंचवर्षीय योजना नहीं रही, पंचवर्षीय योजना के जगह पर क्या है, नीति आयोग काम करती है। काम वही है, बस नाम चेंज हुआ है, बाकी काम सेम टू सेम है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। प्रत्येक चीज के माप की, प्रत्येक चीज के विकास की कोई ना कोई माप होता है। जैसे आपके हाइट की माप फीट में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा, कोई ना कोई तो चीज होगा जिससे कि हम आर्थिक विकास की माप करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। कौन से है? तो एक तो है राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये निर्धारित कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि किस देश की आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। क्या? और राष्ट्रीय आय के आधार पर हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय एक देश के समस्त नागरिकों की औसत आय होती है। क्या? औसत आय होती है। मान लीजिए एक देश में 2000 लोग रहते हैं। कितने? 2000 लोग रहते हैं और उनकी टोटल इनकम 1 लाख है। कितनी है? टोटल इनकम 1 लाख है। तो उनकी उस देश की राष्ट्रीय आय कितना होगा? तो उस देश की राष्ट्रीय आय कितना होगा? 50 रुपीज होगा। 50 रुपीज होगा। इसमें हो सकता है कि 2000 पर्सन में सब व्यक्ति की आय अलग अलग हो, कोई 100 रुपया भी कमाता हो तो कोई 25 रुपया भी कमाता हो, अलग अलग हो सकता है। बट ये जो राष्ट्रीय आय होता है ऑन एवरेज निकलता है, औसत के आधार पर निकाला जाता है। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम निर्धारित कर लिए कि किसी देश की आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। जो दूसरा टर्म सामने आता है, दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म सामने आता है वो है प्रति व्यक्ति आय। क्या? दूसरा जो और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सामने आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो एक प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति द्वारा एक साल में कमाई गई जो राशि होती है वह प्रति व्यक्ति आय होती है। लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय ऑन एवरेज ही निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला सामने आता है कि राष्ट्र की, किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश के समस्त नागरिकों की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ? तो एक देश के राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल सामने आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर हुआ राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए
कि भारत देश की राष्ट्रीय आय 2 लाख है और यहाँ की कुल जनसंख्या 20,000 है। तो प्रति व्यक्ति आय ₹10 होगा, 10 रुपया होगा प्रति व्यक्ति आय 10 रुपया। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इस चीज को जान सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस देश को विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं तथा किस देश को विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है, देशों का बैंक चूंकि वर्ल्ड बैंक होता है, तो वर्ल्ड बैंक ने 2006 में एक रिपोर्ट जारी की कि जिन देशों की 2004 में राष्ट्रीय आय 4,53,000, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 होगी, उन देश को हम विकसित देश की श्रेणी में रखते हैं तथा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 हो, उसको हम विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 28,000 यानी कि केवल 28,000 था। अगर हम बात करें जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो राशि निर्धारित की गई थी कि प्रति व्यक्ति आय जिसका 4,53,000 हो, उसको हम विकसित देश की श्रेणी में रखेंगे और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 हो, उसको हम 37,000 या इससे कम हो, उसको हम विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 53,000 और अपने इंडिया की स्थिति 2004 में इंडिया की स्थिति को देखें तो लाख की तो दूर की बात है, इस 53,000 को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। लाख की तो दूर की बात है, इस 53,000 को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। वही स्थिति अगर हम स्टेट में, पंजाब की स्थिति नंबर 1 थी, यानी पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 26,000 यानी कि 26,000, केरल की 22,800 और बिहार की उस समय प्रति व्यक्ति आय केवल 5,700। क्या? केवल 5,700 प्रति व्यक्ति आय। ये 2004 की बात है, बिहार की ये प्रति व्यक्ति आय थी राज्य के दृष्टिकोण से। जहां वर्ल्ड बैंक विश्व के अलग अलग देशों की विकसित और अर्ध विकसित होने की तुलना प्रति व्यक्ति आय अथवा राष्ट्रीय आय के आधार पर करती है, वहीं यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद देश की तुलना देश की विकसित होने की अथवा विकासशील होने की तुलना एचडीआर के आधार पर करती है। क्या चीज़ के आधार पर? एचडीआर के आधार पर करती है। एचडीआर को अगर हम समझने का प्रयास करें तो एचडीआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन, चूँकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसलिए फुल फॉर्म को भी जानना जरूरी हो जाता है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। चूंकि यूएनडीपी एचडीआर के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों की आर्थिक विकास की तुलना 3 स्तरों पर करती है। प्रथम स्तर होता है कि शैक्षिक स्तर, मतलब किस देश में साक्षर लोगों की संख्या कितनी है। दूसरा इसे जांच करने का, दूसरा इसे मापने का तरीका होता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। और जो तीसरा फैक्ट इस पर काम करता है वो होता है कि उस देश में स्वास्थ्य का स्तर क्या है, हेल्थ लेवल क्या है। इन 3 आधार पर यह यूएनडीपी जो है एचडीआर के आधार पर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर देश की विकसित अथवा विकासशील होने की श्रेणी में वर्गीकृत करता है। अब हम देखते हैं कि आधारिक संरचना क्या होती है।
आधारिक संरचना नाम से ही स्पष्ट है कि जो आर्थिक विकास के आधार के काम करता है, क्या जो देश के आर्थिक विकास के आधार का काम करता है, आधारिक संरचना कहलाता है। यानी आधारिक संरचना वो संरचनाएं होती है जिससे किसी राज्य की अथवा देश की उसकी आर्थिक विकास निर्भर करती है। इसमें जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज किसी भी राज्य अथवा देश के आर्थिक विकास को तय करते हैं और यही आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि बिहार में विकास की स्थिति क्या है। क्योंकि हम सभी बिहार में रहते हैं, इसीलिए सबसे पहले यह जान लेना है कि बिहार में विकास की स्थिति क्या है। यहाँ पर विकास की स्थिति कहने का मतलब है कि यहाँ की आर्थिक विकास क्या है। क्योंकि बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यह वही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर ने शांति का संदेश दिया, चंद्रगुप्त, अशोक और अन्य कई राजाओं ने इस बिहार भूमि का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं शेरशाह सूरी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर कुंवर सिंह और महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत इसी बिहार से शुरू किया। तो इस प्रकार बिहार की स्थिति, बिहार की अगर इतिहास की बात करें तो काफ़ी गौरवशाली है। लेकिन आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, यह कहते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, बट यह रियल फैक्टर, यह सही है। इस समय बिहार की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। यह भ्रष्टाचार, शिक्षा, अशांति से यह पीड़ित राज्य है। बिहार के पिछड़ापन में अनेक कारण हैं, जिनमें आपके एग्जाम में इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि आखिर क्या कारण है जिससे बिहार आज पीछे है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे कारण जिसके कारण बिहार पीछे है। प्रथम कारण है जनसंख्या का तेजी से विस्तार। चूंकि यहाँ साधन सीमित है बट जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। दिन प्रतिदिन बिहार की जनसंख्या काफ़ी ही तेजी गति से बढ़ रही है, जिसके कारण संसाधन सीमित है बट जनसंख्या बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का विकास में जनसंख्या अवरोध उत्पन्न करेगा। और इनकी बात करें तो दूसरा कारण है आधारिक संरचना की कमी। वह आधारिक संरचना की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी देश अथवा राज्य की वे आधारभूत संरचनाएं होती है, वो आधार बिंदु होती है जिस पर उस देश या राज्य की आर्थिक विकास निर्भर करती है। यहाँ पर परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज और भी संचार सेवाएं उचित मात्रा में जितना होनी चाहिए आर्थिक विकास के लिए उतनी मात्रा में नहीं है, बल्कि इसका लेवल बहुत ही कम है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। अन्य कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। यहाँ की लगभग 87% लोग कृषि पर निर्भर है। उन्हें आय के स्रोत दूसरा नहीं, यहाँ मैक्सिमम अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है और कृषि से कुछ उचित मात्रा में उन्हें इतना अच्छी आय प्राप्ति नहीं हो पाती है जिससे कि वे अच्छा जीवन यापन कर सके या फिर उन्हें प्रति व्यक्ति जो आय जितनी होनी चाहिए वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने में असमर्थ नजर आते हैं। अगर हम चौथे कारण की बात करें तो चौथा कारण है बाढ़ और सूखा। बिहार में हर साल बाढ़ और सूखा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बिहार नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ का उत्तरी बिहार हमेशा हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है, जबकि दक्षिणी बिहार हर साल सूखा से ग्रसित होता है। जिस कारण चूंकि यहाँ की 87% यानी 87% के लगभग जनसंख्या कृषि पर आधारित है और एक तरफ बाढ़ आती है जिसके कारण सारे फसल नष्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ जाता है जिसके कारण वहाँ की भी फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इस बिहार के पीछे होने के कारण में इसका भी कम योगदान नहीं है। बाढ़ और सूखा की स्थिति बिहार में हर साल आती है और लोगों को यह सामना करना पड़ता है। तो बिहार के आर्थिक विकास के अवरोध के रूप में हम बाढ़ और सूखा के कारण को भी हम
बता सकते हैं। पांचवा पांचवा कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। चूंकि यहाँ पर आधारिक संरचना की कमी होने के कारण, आधारिक संरचना की कमी होने के कारण जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, यहाँ पर औद्योगिक है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है। क्योंकि किसी भी राज्य में उद्योग वहां स्थापित किया जाता है जहां की आधारभूत संरचनाएं बहुत ही सुदृढ़ हो, जहां की आधारिक संरचनाएं में एटलीस्ट बिजली, परिवहन और संचार अच्छी स्थिति में हो। बट बिहार की यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से बिहार की स्थिति में सुधार आ रहा है। यहाँ की बिजली में भी और परिवहन में भी और संचार में भी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, ये अच्छी बात है। बट अभी उतना भी नहीं हुआ है जिसके कारण औद्योगिक विकास हो सके। उद्योग के मामले में ये बहुत ही पीछे पीछे यहाँ उद्योग न होने के कारण बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और पिछड़ापन में बिहार के पीछे रहने में इसका भी एक अहम योगदान है। छठा बात करें हम, छठा कारण कि आखिर बिहार गरीब क्यों है, तो इसका मेन कारण है बिहार के पीछे होने के कारण एक गरीबी। चूंकि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का कहना है कि गरीबी एक कैंसर है। गरीबी क्या है? एक कैंसर है जो गरीबी को जन्म देता है। और बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। उन पर अगर कर्ज होती है तो उन पर ब्याज भी बहुत अधिक होती है और उस ब्याज को चुकाते चुकाते वे थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर भी उनकी गरीबी हटता नहीं है। इसलिए बिहार के पीछे होने के कारण इस गरीबी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम बताते हैं कि हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार को पिछड़ापन के उपाय क्या है, पिछड़ापन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो प्रथम जो उपाय है हम जानने का प्रयास करें तो जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण एक बहुत ही अच्छी पहल हो सकती है। उसके लिए परिवार नियोजन और महिलाओं में शिक्षा का स्तर अगर हम बढ़ा दिया जाए और सरकार कुछ ऐसी नीति लाए जिसके कारण लोग प्रोत्साहित हो, जनसंख्या नियंत्रण करें, तो इस वजह से अगर हम किसी तरह जनसंख्या पर नियंत्रण कर ले तो बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। दूसरे कारण की बात करें, कृषि विकास। अगर हम कृषि को जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है और दूसरे क्षेत्र में जहाँ सुखाड़ आती है, अगर हम नहरों का और नदियों का सही तरह से जोड़ दे, जिसके कारण जहाँ बाढ़ आती है उसको अगर हम नहर के द्वारा उसको अगर सूखे वाले क्षेत्र से जोड़ दे तो वहाँ ना तो सूखा की स्थिति रहेगी और न ही जहाँ बाढ़ आता है वहाँ बाढ़ की स्थिति रहेगी। इस प्रकार हम नदियों को नहरों द्वारा अगर हम जोड़ दे, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को किसी तरह का जोड़ दिया जाए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। तृतीय कारण है, जो तीसरा उपाय है कि आखिर आर्थिक विकास को कैसे विकसित किया जा सकता है, बिहार को विकसित कैसे किया जा सकता है, तो तीसरा कारण बाढ़ नियंत्रण है। अगर हम बाढ़ पर नियंत्रण कर ले, चूंकि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर नियंत्रण करना बहुत ही दुष्कर काम है। फिर भी अगर हम किसी तरह बांध बनाकर और नेपाल सरकार से समझौता करके बांध बनाकर अगर बढ़िया से सुनियोजित ढंग से इस पर नियंत्रण कर लिया जाए, इसके प्रभाव को कम किया जा सके। बाढ़ को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके प्रभाव को कम कर सके नहरों द्वारा ज्वाइन करके, तो बिहार के आर्थिक विकास हो सकता है। 4 नंबर में है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास चूंकि आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। अगर यहाँ की आधारिक संरचना को काफी सुदृढ़ कर दिया जाए और बिहार सरकार उद्योग संचालित करने वाले उद्योगपति को यहाँ विशेष दर से छूट दे, तो इस तरह औद्योगिक विकास संभव है। अगर इस राज्य में उद्योग आते हैं तो बहुत सारे लोग कृषि से निर्भरता हटेगी और लोग कृषि कार्य से हटकर उस उद्योग से जुड़ेंगे और उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इस माध्यम से भी बिहार को विकसित बनाया जा सकता है। 5th कारण है कि गरीबी दूर करके, चूंकि गरीबी को जन्म देती है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए अगर औद्योगिक विकास हो जाए तो हर व्यक्ति को एक रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को रोजगार मिलता है तो परिवार में गरीबी रहेगी ही नहीं।
तो ये गरीबी दूर उद्योग पर ही आधारित हो सकता है, या फिर अगर सरकार कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में किसानों को अगर सही मात्रा में लोन उपलब्ध कराए, अगर कम दर पर लोन उपलब्ध कराए और उन्हें उन्हें मुफ्त उच्च किस्म के बीज और सिंचाई की उचित प्रबंध कर दे, तो इस कारण भी गरीबी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। चूँकि देश के निर्माण में राज्यों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। बिना राज्य की भूमिका से देश का निर्माण नहीं होता है। इस तरह बिहार को देखा जाए तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के मामले में भारत में इसका अहम स्थान है। इसके विकास के बिना भारत की संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इस संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों की ये राय है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगर भारत को विकसित बनाना है तो सबसे पहले बिहार को विकसित करना होगा। दूसरा है कि इसको आखिर बिहार को विकसित कैसे बनाया जा सकता है। तो बिहार को विकसित बनाने के संदर्भ में अगर केंद्रीय सरकार इस पर अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे देती है, विशेष राज्य की अगर इसे दर्जा दे देती है, तो विशेष राज्य की दर्जा के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक मदद की जाती है और उस आधार पर बिहार को विकसित बनाया जा सकता है। लेकिन इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार को बहुत सी प्रशासनिक और व्यवहारिक समस्याएं सामने आ रही है, जिससे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बिहार के पीछे होने में बिहार की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो बिहार की आर्थिक स्थिति चूँकि पॉवर्टी लाइन तय करती है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग होते हैं उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम बीपीएल बोलते हैं। बीपीएल बिहार में बीपीएल की कुल प्रतिशत की बात करें तो 42%, बिहार की कुल जनसंख्या का 42% लगभग लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। और जो व्यक्ति इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं उनको हम एपीएल बोलते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन। इनको शॉर्ट में हम एपीएल बोलते हैं। तो जब जितनी ज़्यादा बीपीएल की प्रतिशत होगी तब तक हम उस राज्य की आर्थिक विकास को विकसित नहीं देख सकते हैं। इसे जितना एक कम रहेगा, जितना बीपीएल में रहने वाले लोगों की प्रतिशत कम रहेगी, उस दर से हमारी आर्थिक विकास तय होती है। इस प्रकार इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। इससे आधारित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनके लिए अलग सीरीज आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।